ओके, कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? जी सर, मेरे को पता है। बताइए क्या स्टोरी है? सर, ये स्टोरी मैं क्लास में भी इंट्रोड्यूस करा था कि एक छोटे हाथी का जो बच्चा होता है ना, महावत, उसको क्या होता है, वो छोटे जो हाथी का बच्चा होता है उसको वो बांध देता है किसी जंजीर से, और उसको वो माइंड में सेटअप कर देता है कि आपको ये जंजीर से बांध दिया गया। और वो छोटा हाथी का बच्चा जो होता है बहुत शैतान होता है, वो उसको बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता है। वो बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, वो तोड़ नहीं पाता है। जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, छोटा हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसको बड़ा हो जाने पे वो जूट के रस्सी से बांधे या फिर पुआले के रस्सी से बांधे, किसी बांस में बांधे या झुपड़पट्टी में बांधे, कहीं भी बांधे वो उसको, लेकिन वो हाथी के मेंटलिटी में, दिमाग में ये बैठ गया है कि ये हमसे टूटेगा ही नहीं। वो कहीं भी बांधे उसको, बस ये कहीं कुछ से भी बांध दे, किसी भी रस्सी से बांध दे, उसके माइंड में ये बैठ गया। इसको बोलते हैं माइंड सेटअप, जो कि मतलब कि ये आप समझ रहे हो ना मैं जो बता रहा हूँ, यही इस तस्वीर में जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, तो ये स्टोरी आपने पढ़ी है और सुनी भी है और इसको जानते भी हैं, तो ऐसा क्या हम लोगों के जीवन में नहीं है क्या? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे माइंड में भी यही सेटअप कर देता है कि आपको जॉब करना है, जॉब करना है, जबकि जॉब से भी अच्छे अच्छे कंडीशंस पे और भी अर्निंग के काफी सोर्सेज है, लेकिन हमारे माइंड में ये घर के गार्जियन हमारे ये दिमाग में बैठा देते कि आपको सिर्फ जॉब ही करना है। सुबह भी मतलब कि आप सुबह से पढ़ो या फिर भी पढ़ो, कि हाँ बचपन से ही माइंड में सेटअप कर दिया जाता है कि बड़ा होकर के जॉब ही करना है, जबकि और भी कितने सारे रास्ते हैं कि आप अर्निंग के प्रोसेस हैं, जो कि लाइफ के चलने के अच्छे प्रोसेस है, लेकिन माइंड में यही सेटअप कर दिया जाता है कि आपको जॉब ही करना है। इसको बस गार्जियन माइंड सेटअप कर देते हैं। ठीक है, और किसी को अपना इनपुट देना है कुछ अंबेडकर के अलावा? आपका नाम अंबेडकर है ना? जी जी जी। ठीक है, एनीवन एल्स? जी सर, नमस्कार। हाँ, बताएं बताएं। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी सर, यही है कि सोसाइटी एक तरह का प्रेशर मतलब क्रिएट कर दिया है, मतलब एनवायरनमेंट में हमारे आज के टाइम में, कि एक वेल रेप्यूटेड जॉब भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको एक मतलब रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी, तभी आपका कुछ ओहदा होगा। तो हम एक जो मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच होती है कि मतलब कि आपके अर्निंग के डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, क्रिएटिविटी के फील्ड में हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, या फिर म्यूजिक या किसी और उसमें, तो वो उस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो एजुकेशन को एकमात्र एक जरिया बना दिया गया है कि आप वेल एजुकेटेड हैं तो आपको वेल पेड जॉब मिलेगी, आपका अच्छा स्टेटस होगा। तो हम एक यूनिडायरेक्शनल उसमें चले गए हैं, जिस वजह से सर कंपटीशन एजुकेशन के फील्ड में इतना बढ़ गया है कि मतलब जो प्रेशर जो सोसाइटी सर जो हो रहे हैं इनके वो नौकरी को लेके और अपनी, तो ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। अगर एक प्रेशर जो ये कम हो जाए और इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तौर पे देखें कि अर्निंग के और भी सोर्स हैं और बच्चे की कैपेबिलिटीज को देख के करा जाए, तो प्रेशर भी कम होगा। ऊपर से जो ये हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है बच्चों की माइंड की, वो भी सर कम हो जाएगा, और हम खुद को जो बाधित महसूस करते हैं तो सर वो भी कम हो जाएगा। प्रवीण बोलो, प्रवीण आप बोल रहे थे, आप श्रद्धा है ना? हाँ जी सर, मैं श्रद्धा बोल रही थी। बहुत अच्छा श्रद्धा। प्रवीण आप बोल रहे थे कुछ, और किसी को कुछ अपना इनपुट देना है? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये स्टोरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक हाथी के बच्चे की है जिसको बचपन में एक बहुत मोटी सी जंजीर से बांधा जाता है। समय के साथ साथ हाथी बड़ा होता है, लेकिन वो जंजीर वही रहती है, लेकिन वो उसको बार बार तोड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि बचपन में जंजीर मोटी थी और हाथी का बच्चा छोटा था, इसलिए वो तोड़ नहीं पाता, और बड़ा होते होते उसके माइंड में एक चीज सेट हो जाती है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो एक ये माइंडसेट जो बना कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, भले ही बड़ा होके वो हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ने की स्थिति में है, लेकिन उसका माइंडसेट है कि मैं नहीं तोड़ पा रहा हूं, मैं नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। ऐसी स्थिति हम लोगों के साथ भी है। स्थिति ये हो गई है कि जब भी कोई, ये रियलमी वाले बंद करें अपना, हाँ ओके,
तो स्थिति ये होगी कि जैसे ही कोई बच्चा किसी हायर एजुकेशन में, किसी प्रोफेशनल एजुकेशन में, किसी टेक्निकल एजुकेशन में, किसी एजुकेशन में जाने की जब वो सोचता है, तभी से उसके ऊपर ये हो जाता है कि प्रेशर कि हाँ ये जॉब इस बड़ी कोर्स के बाद, ये कोर्स करने के बाद इसके पास एक बढ़िया जॉब होगा। तो क्या जॉब को ही एक क्राइटेरिया मान लिया गया है? क्या जॉब ही एक क्राइटेरिया है? और हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि हाँ मात्र जॉब से ही हमारा भला हो रहा है। क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद अगर वो अपने घर में डिस्कस करे कि मुझे पढ़ाई के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसे लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है जैसे इसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होगी, उसको लगता है कि ये पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ किया नहीं, अब आके जो है अपना ही कुछ दुकान उकान खोलने के चक्कर में है। जबकि स्थिति इसके विपरीत है। स्थिति यह है कि अगर आप एक जॉब करते हैं तो एक जॉब करने के समय आपके पास केवल एक ही पद है, एक ही कंपनी है, एक ही हेड है। देखिए मैं आपको नई स्लाइड दिखा रहा हूं। इस स्लाइड में आप देखेंगे कितने हेड पहने हैं, मल्टी हेड्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हेड्स इस स्टैचू को हमने पहनाए हैं। 5 हेड का मतलब है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप 5 कंपनी के मालिक हो सकते हैं, आप 50 कंपनी के मालिक हो सकते हैं, आप 50 फर्म के मालिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करेंगे तो आप एक ही जॉब के एम्प्लॉय होंगे। तो ये जो बेनिफिट है बिजनेस में एंटर करना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जॉब में आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और लिमिटेड आप काम कर पाएंगे। तो कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कोई बताएगा? एनीवन? श्रद्धा, पंकज? जी सर, सबसे पहले तो सर मॉनेटरी वैल्यू में देखें तो सर पैसा चाहिए किसी भी फर्म को स्टार्ट करने या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर वो अपना खुद का बिजनेस है तो पैसा सर पहले चाहिए, और अपनी थिंकिंग भी चाहिए कि उसको सेटअप कैसे करना है। ओके, वेरी गुड। एक रफ आइडिया सर मतलब स्किल भी चाहिए उसको, तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छे से ग्रो कर सकता है। गुड गुड, आबा गुड। पेशेंस सर, पेशेंस भी चाहिए। हाँ गौतम बताओ। पेशेंस चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। एनीवन एल्स? और कोई? सर इस काम को करने के लिए पूरी। हाँ बोलो प्रवीण। प्रवीण आप अनम्यूट कर लो। हेलो, ओके। So यस, we need a basic plan सबसे पहले तो। उसके Okay. बाद हमको एक स्ट्रक्चर उसका डेवलप करना पड़ेगा। Then we need the funds, then we need the assets, then Okay. the good planning and a good location. So आपका that, क्या नाम है आपका? ये आपका नाम अजीब सा आ रहा है यहाँ पे। I don't know sir, actually मैंने Zoom अभी इंस्टॉल करके डालेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो My name is जानवी वशिष्ठ। ओके ओके जानवी, तो आपके हिसाब से एक हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Yes sir. ओके, एनीथिंग एल्स? बेसिक प्लानिंग ही उसके बाद ही सब कुछ आएगा ना। यस, अंबेडकर बोलो। कि आवाज आपकी आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही अंबेडकर, कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज प्रॉपर करो। ओके, मैं अब स्टार्ट आगे बढ़ाऊं उसको। हेलो, यस सर। ओके। तो यहाँ से सबसे पहले हमने आपको पैसा दे दिया, ठीक है। मनी की बात की थी ना किसी ने, ये मनी आपको दे दिया, नॉलेज आपको दे दी, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे थे, नॉलेज आपको पढ़ा गई है, या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई ट्रेनिंग वगैरह करके आप मनी और नॉलेज दोनों आपके पास आ गया, ठीक है। क्या दोनों आने के बाद बिजनेस हो जाएगा? जानवी? यस सर। आपके पास मनी भी आप स्लाइड देख रहे हैं ना? यस सर।
स्लाइड में मैंने आपको दोनों चीज दी है, मनी दी है और नॉलेज दी है, और आपका प्लान आपके पास रेडी है। क्या ये दोनों चीजों से आपका बिजनेस एग्जीक्यूट हो जाएगा? Sir, we also need people. I cannot do a business alone. आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, मैन पावर चाहिए, है ना? Yes, sir. मैन पावर तो आप पैसे से ले लोगे, यू हैव मनी, Yes, sir. आपके पास स्किल है, ठीक है। Yes, sir. और कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हम लोग? कोई बताएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी चाहिए। That's another thing. We need something materialistic. Maybe something materialistic is missing. Might be. Like that. प्लेस भी चाहिए। हाँ संध्या, Location Place. चाहिए. प्लेस चाहिए, ठीक है। वो प्लेस देखो, ये आपके पास पैसा आ गया ना, तो आप प्लेस तो किराए पे ले लोगे, मिलेगा जिस ना? चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो चीज भी तो चाहिए पहले। हाँ, रॉ मटेरियल चाहिए मतलब है। जी सर, रॉ मटेरियल या जो वो भी। तो आपको मिलेगा पैसे से, पैसा आपके पास आ गया ना। बहुत बढ़िया सत्यम, बहुत अच्छा। इसके अलावा एक चीज और चाहिए जो हम मिस कर रहे हैं, मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर, मुझे लगता है कि उस पर्सन की या वो ग्रुप जो इस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको उन लोगों की इतनी मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जितने भी रिसोर्स, नॉलेज और उनके पास मनी है, वो किस डायरेक्शन में और उन पर कितना लगाएंगे ताकि वो आगे जाकर सक्सेसफुल बन सके। ठीक ठीक ठीक, मैं आगे चलूं अब? यस सर। Yes, sir. एक चीज हमने मिस की है, उसका नाम है माइंडसेट। Yes, sir. देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके फादर, दादाजी, फैमिली बहुत अच्छा बिजनेसमैन हैं Yes, sir. या थे। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, विदेश में जाके पढ़ाई की, और इंडिया में आके कहीं भी अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उनके पास पैसा भी था, उनके पास नॉलेज भी थी, उनके पास फैमिली बैकग्राउंड भी थी, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट का प्रॉब्लम था। तो ये माइंडसेट जो है, जो जंजीर है ना, वो हाथी वाली, वो जंजीर हमें तोड़नी पड़ेगी। हमें माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमें बिजनेस ही करना है, हमें बिजनेस करके ही ग्रो करना है। जब हम बिजनेस का माइंडसेट बना लेंगे, तब हम आगे दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ बैम्बू की। बांस कितने लोगों ने देखा है? I've seen. जी सर। बांस, बांस सर मैंने देखा है। देखा है? बांस के पौधे को बड़ा होते हुए देखा आपने? Yes, sir. कितने लोगों ने देखा? यस सर। ओके ओके, तो बांस का पौधा बड़ा होने में कितना टाइम लेता है बताइए? 5 years सर। 5 ईयर। 5 ईयर में कितना बड़ा हो जाता है? लगभग 5 से 10 फीट हो जाते हैं। प्रवीण, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 साल से। 1 साल में बांस का पौधा कितना बढ़ता है, कोई बताएगा प्रवीण? सर ये 1 साल में, एक तो ये पृथ्वी के अंदर ही रहता है, 2 से 3 साल में ये आगे निकलता है। हाँ, यही बात बताई थी आपको। तो जिस तरह बांस का पौधा स्टार्टिंग के ईयर्स में 2-3 साल में केवल धरती के अंदर ही रहता है, या थोड़ा बहुत उसका कोपल बाहर निकलता है, ऐसा ही है ना? जानवी, कुछ कह रही हो आप? जी सर। Yes, sir. I was saying that after it gets out from the ground, it grows around 90 feet. Okay, no. How much years? I'm asking about the starting years, like 1, 2 or 3 years. How much it grows? Sir, 4-5 साल तक तो ग्राउंड से बाहर थोड़ी ना आता है चाइनीज बैम्बू। Exactly, यही मैं पॉइंट है मेरा। जिस तरह बांस को बड़ा होने के लिए 3-4 साल लगता है, और जब वो ग्राउंड के बाहर आ जाता है तो फिर उसकी जो ग्रोथ है वो फिर फीट में होती है, ऐसा ही है ना? Yes, sir. वो फीट के हिसाब से बढ़ता है, हर साल 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट ऐसे बढ़ता है, ऐसा ही है?
Yes, sir. सेम थिंग ये हैपन होता है हमारे साथ कब, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है उसको आप बैम्बू के मॉडल पे स्टार्ट कीजिए कि कोई भी बिजनेस को बड़ा होने के लिए आपको 2 से 3 इयर्स आपका लगेगा। उसको पहले साल अपेक्षा मत कीजिए, दूसरे साल अपेक्षा मत कीजिए, तीसरे साल अपेक्षा मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया और आपने आज इसके ऊपर लोड डाल दिया कि ये मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब तो मेरा सारा इसी के साथ एक्सपेंसेस मीट आउट होंगे, अभी मेरे सारा इसी के साथ खर्चा चलेगा। तो क्या होगा, वो उस समय उसकी क्या है, पोजीशन छोटी है, वो ग्रो कर रहा है। तो ग्रो करते समय बिजनेस को आपने क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना, उसको उसमें पालना पोसना है, उसको बड़ा करना है। चाहिए स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो जैसा ये हमारा बैम्बू का है मॉडल, पहले बांस छोटा है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर बड़ा होकर जब आपने उसकी देखभाल की तो उसका ग्रोथ ऐसा हो गया और अल्टीमेटली उसका आउटपुट ना। तो ये पेशेंस की जो बात की थी कि स्टूडेंट ने कहा था पेशेंस चाहिए, पेशेंस यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 2 साल 3 साल तक उसको ग्रो करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, जब वो 1 साल 2 साल तक का होता है तो उसको गिरने से बचाने के हम लोग लुक आफ्टर करते हैं। उसी तरह आपको बिजनेस को अपना बच्चा समझ के उसको ट्रीट करना पड़ेगा, तभी आप उसका कर पाओगे। ठीक है। तो ये आपको 2 छोटी टिप्स दी मैंने। एक तो क्या है कि माइंडसेट कैसे बने, और एक कैसा है कि बिजनेस का मॉडल कैसा हो। अभी हम आते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे। ठीक है। तो क्रिएटिविटी के बारे में बताएंगे, क्रिएटिविटी क्या होती है, व्हाट इज क्रिएटिविटी। Anyone else? So what are you asking? Can you please repeat your question? I am asking about creativity. This one. Sir, doing something out of the box. Okay. So thinking Sir, executing or doing something out of the box. new point of view. Please one by one. Okay. Sir, imaginative. Imaginative. Means something thinking different from what others think. Like आप एक ही चीज को अगर आप कोई काम कर रहे हो, like some people do it in a straight way, like the normal way. अगर कुछ हो रहा है पर आप उसको में अपने कैसे आइडियाज इन्वेस्ट करके उसको नए तरीके से फॉर्म कर दो, दैट्स क्रिएटिविटी। Okay. Anybody else? ये क्या है? ये देखा किसी ने? यस सर। कितने लोगों ने देखा है इनको काम करते हुए इस तरह? यस सर। Yes sir. मैंने देखा है सर। क्रिएटिविटी है ना कि नहीं है? यस सर। Yes sir. किस तरह वो एक पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी को कलेक्ट करके उसको एक सर्टेन टाइम तक गूंथ के उसके बाद उसको बना के डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसको पका के आपके सामने लाते हैं। तो ये कहीं कुछ क्रिएट करना ही क्रिएटिविटी है, समथिंग यूनिक। ये क्या है? ये देखा किसी ने? जी Yes sir. हाँ, सुराही है सर। सुराही है, सुराही है, मटका है जिसको पानी पीते हैं, उन्होंने अच्छे से ढक के उसको रखा है ताकि कहीं Yes sir. है ना। इसके बाद अब इसमें क्या ऐप ऐड करेंगे, ये आगे आपका इनोवेशन। ठीक है। जो हमारा पिछला घड़ा था वो कितने का था? हेलो, ये वाला घड़ा कितने रुपए का मिलता है आपको? इतना ही ना। ये वाला कितने का मिलता है? डबल द प्राइस। कम से कम डबल प्राइस। 500-600। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 50 रुपए के घड़े में या 80 रुपए के घड़े में आपने टोटी लगाई है। टोटी कितने की आती है? 20 रुपए की। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 20 रुपए। 80 रुपए कितना होगा? 100 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100 तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो सर प्रॉफिट भी तो 100 हुआ ना, अराउंड 10 का अगर सेल कर रहे हैं।
यस, तो वही 4x रिटर्न मिलेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि छोटा सा इनोवेशन करके, क्योंकि लोगों की डिमांड थी। ये जो पुरानी वाली आपकी है सुराही, इसको आप किसी अच्छे ड्राइंग रूम में रखते हो, शर्माते हो कि नहीं? गलत कह रहा हूं? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। है? और ये जो नई वाली है, इसको आप, इसमें आपके पास हाइजीनिक का फैक्ट्री भी आ जाता है। इसमें आपको लोटा डुबाने की जरूरत नहीं है, पानी निकालने के लिए केवल टोंटी को खोलना है और उसको बंद कर देना है। तो छोटे से इनोवेशन ने आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ाया? दोगुना हो गया ना? यस सर। प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? दोगुना। इन 20 रुपए लगा के आपने 100 रुपए कमा लिया। ऐसा ही है ना? तो ये क्रिएटिविटी होती है आपकी। क्रिएटिविटी के साथ जब आप इनोवेशन को ऐड कर देंगे, क्रिएटिविटी है लेकिन उसमें इनोवेशन ऐड करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई? यस सर। क्रिएटिविटी है, इनोवेशन आ गया तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 2 गुना और 3 गुना तक चला गया। ठीक है ना? बात क्लियर हुई कि नहीं? यस जी सर, बिल्कुल। आपकी क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन होने से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और आपका इनोवेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए। समझे बात? जी जी। बात क्लियर हुई? जी सर। यस सर। यस सर। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये तो सब लोगों ने देखा होगा। यस सर। यस सर। घर में हम लोगों के अभी भी माताएं बहनें इसी का प्रयोग करती हैं, है ना? यस सर। ऐसा ही है ना? लेकिन इस दूध को जब मार्केट में लेके जाते हैं तो इस दूध के खिलाफ इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है कि दूधिए लोग तालाब का पानी मिला देते हैं, दूधिए लोग कुछ अल्टर कर देते हैं, तो लोग इसको देने से घबराने लगे हैं। बात क्लियर हुई? यस सर। तो हाथ से निकालना दूध, ये क्रिएटिविटी है। लेकिन अब इसको कैसे आगे प्रॉफिट मार्जिन किया जाए? ये देखिए, इस तरह दूध जाता है ना, ये दूध या इस तरह दूध लेके जाता है, आगे जाके सप्लाई करता है। लेकिन इस दूधिये के ऊपर हर आदमी शक करता है कि ये पानी मिलाएगा। ऐसा करता है कि लोग? यस सर। करते हैं ना? यस सर। और जब आपके त्योहार आते हैं तब तो स्पेशली न्यूज चैनल पे, टीवी पे आता रहता है कि इतना किलो डुप्लीकेट दूध, इतना किलो सिंथेटिक दूध, इतने किलो दूध वहां पे मिला। उस दूध को जो है लोगों ने, दूध कहाँ से आ रहा है इतना? तो ये दूध हमेशा बेचारा शक के दायरे में रहता है। तो इसी की समस्या का समाधान करने के लिए एक कंपनी आगे आई, उसने इसका स्टार्ट किया यहाँ पे। ये मिल्क बूथ, मदर डेयरी के मिल्क बूथ देखे आप लोगों ने क्या? यस सर। क्या कॉन्सेप्ट होता है वहां मदर डेयरी के मिल्क बूथ पे? आप जाइए, टोकन लीजिए और आपको दूध मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग होता है वो। एक आदमी का नंबर आता है, टोकन लाइए, आपका दूध मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी ने दूध को वहां से कलेक्ट करके और उसको फिल्टर करके और अपने ही हाइजेनिक तरीके से उसको आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया, तो आपके दूध के रेट में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। ऐसा है ना? यस। दूध तो वही है, दूध में कुछ कमी तो नहीं आई? नो। दूध में कमी आई है, दूध का क्रीम निकाल लिया गया है। ऐसा ही है क्या? जी सर, बिल्कुल। दूध की प्रॉपर्टी में कमी आई और लेकिन दूध के रेट बढ़ गए ना? यस सर। तो 2 तरह से उन्होंने पैसा कमाया। दूध के अंदर से क्रीम भी थोड़ा निकाला और दूध को उन्होंने क्या किया? इसके बाद क्या किया? लोगों ने कहा नहीं, हमें डिब्बा लेके चलने में दिक्कत है। ये इनोवेशन था ना एक। यस।
अभी कुछ लोग थे मेरे जैसे, बोले साहब मैं डिब्बा लेके कहाँ जाऊं, मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ वापस आता हूँ, अब मैं डिब्बा लेके ऐसे घूमता रहूं, दिन भर दूध कहाँ रखूं, खराब भी तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, आपके लिए एक और इनोवेशन हम ले आए, पॉलीपैक। दूध और महंगा हो गया, महंगा हो गया ना, और यस सर। दोनों के रेट में काफी अंतर है, 5-6 रुपए का अंतर होता है ये प्लास्टिक वाले में और लूज वाले में। लेकिन और भी लोग थे कुछ, उन्होंने कहा साहब रोज रोज कौन लाएगा, रोज रोज कौन लाएगा, हमें तो आप ऐसा करो महीने भर का दूध इकट्ठा दे दो, हम महीने टेट्रा पैक 3 महीने तक रख लो घर पे लाके आप, है ना। तो दूध की क्वालिटी में कमी आई, दूध की पैकेजिंग चेंज हुई और दूध के रेट बढ़ते गए। इनोवेशन ने आपके प्रोडक्ट को महंगा कर दिया और आपके कस्टमर से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया। ऐसा हुआ क्या? हेलो जी सर। यस सर। ये बात क्लियर हुई ना? यस सर। इस तरह से इनोवेटिव आइडिया ला के उसी दूध को, जो दूध आमतौर पे 40 रुपए के आसपास आपको मिल जाता गांव में या डेयरी पे, वही दूध आपके सामने 45 रुपए, फिर 50 रुपए, और टेट्रा पैक वाला 60 रुपए तक है, और ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा ही है ना? तो ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू नीड जो कस्टमर की थी, नीड को उन्होंने फुलफिल किया और बिजनेस कर लिया। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि आपका इनोवेशन कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग रहेगा तो कस्टमर को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? यस सर। ये देखिए कितने लोग पसंद करते हैं होटल का खाना, ढाबे का खाना? सर ढाबे के आलू के पराठे पसंद है ना? यस सर। ढाबों पे लेकिन जाने में एक इशू है। एक तो ढाबों पे हाइजीन का थोड़ा दिक्कत रहता है ना? सर ढाबे वालों के कभी आप किचन की तरफ चले जाओ तो आप फिर ढाबों पे जाना बंद कर दो। रेगुलरली। सही बात है सर। ठीक है ना? यस सर। तो ये अनहाइजेनिक कंडीशंस, और दूसरा है कि अकेली लड़की ढाबे पे कैसे जाएगी, ऐसा भी है ना? यस सर। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक कंपनी आगे आई, उसने कहा नहीं, हम आपको ढाबे से बढ़िया खाना देंगे और घर पे प्रोवाइड कर देंगे, आपको केवल प्रोवाइड रखना होगा अपने पास गर्म दूध, सॉरी गर्म पानी। ये देखिए रेडी फूड तो आपने यूज किया होगा। यस सर। ये बड़ा आसान है, और आपको केवल गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी में इसको डालो, 5-10 मिनट में रेडी हो जाता है। चाहे आपका कढ़ाई पनीर हो, मलाई कोफ्ता हो, दाल मखानी हो, जो भी पैकेट लोगे वो पैकेट आपके आगे रेडी हो जाता है। तो वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ढाबे जैसा स्वाद, ढाबे जैसा सुविधाएं बिना कुछ करे, केवल गर्म पानी का जुगाड़ सब जगह हो ही जाता है। तो गर्म पानी का अरेंजमेंट करो और ये उसमें डालो, और इसी के आधार पे इसने करोड़ों का बिजनेस किया है एमटीआर ने। कुछ लोग हैं हम जैसे जो वेजिटेरियन हैं और बाहर जाते हैं, जिस कंट्री में जब लगता है कि यहाँ नॉनवेज ही मिलेगा, तो ऐसे कुछ पैकेट ले जाओ अपने साथ, 10-20 पैकेट ले जाओ, ज्यादा पैकेट ले जाओ, वहां केवल बॉइल्ड वाटर मंगा लो या अपने साथ केटल ले जाओ एक, और अपने ही रूम में आप आराम से धर्म को बचाते हुए अपना वेज खाना खा सकते हो। तो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, लोगों की इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एमटीआर आगे आया, और एमटीआर ने आगे आके इनोवेटिव आइडिया के साथ ये रेडी फूड प्रोड्यूस कर दिया, और ये जो है रेडी फूड में लीडर बन गया। साउथ इंडिया की कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में ये सप्लाई करती है। तो इस तरह मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इनोवेटिव आइडिया है, जो कस्टमर की डिमांड थी, उस डिमांड को फुलफिल करते हुए उसने क्या किया, उस चीज को क्लियर कर दिया, उस चीज से बिजनेस कर लिया। तो जो भी आप आइडिया अपने पास लाएं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी हो, उस क्रिएटिविटी में आप इनोवेशन जोड़िए और उस इनोवेशन को कस्टमर की नीड के साथ प्लग कर दीजिए, तब कभी भी आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। आपके सामने एग्जांपल है, चाहे वो ओला का कैब हो या
फ्लिपकार्ट हो या जो भी चीज है, जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की, उस रिक्वायरमेंट को जब फुलफिल किया किसी वेंडर ने, किसी कंपनी ने, तो वो कंपनी ने फिर उसकी ग्रोथ मल्टीपल हुई। ऐसा है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए टिक्की खाना किस किस को पसंद है? हेलो, यस सर, मुझे पसंद है। सबको टिक्की खाना पसंद है ना। लेकिन अब वही बात है कि टिक्की खाने के लिए आदमी को जाना पड़ता है ठेले पर या जहां भी वो उसका रेस्टोरेंट है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक बिट्टू टिक्की वाला है दिल्ली में। इसकी वेबसाइट है btwindia.com। यस सर। हाँ, तो ये इनकी अभी दिल्ली में 10 से ज्यादा शॉप हैं, दिल्ली में, लखनऊ में। और सीताराम यादव जो इनके मालिक हैं वो 8वीं पास हैं, और उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो बीटेक हैं, एमबीए हैं और क्वालिफाइड लोग हैं। आईएएस तो ले रखा है। ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी इंडियन वुमेन की जो हैबिट है टिक्की खाने की, उसको इनोवेटिव आइडिया के साथ इन्होंने सॉल्यूशन दिया कि जो भी टिक्की का ऑर्डर मेरी वेबसाइट पे करेगा, मैं उसको एक सर्टेन रेट में उसके घर पे गर्मा गर्म टिक्की पहुंचा दूंगा। तो बिट्टू टिक्की वाला दिल्ली में, दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में ये ऑनलाइन बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस है ना। यस सर। हाँ, कभी टिक्की खाई तुमने इसकी? Yes sir, actually I am also in Gurgaon, like I have a home here, so sometimes we do order here. हाँ, तो ये बहुत अच्छा ब्रांड है ना। Yes sir. देखो, एक छोटा सा बिजनेस है, एक छोटी सी रेहड़ी से स्टार्ट किया था सीताराम जी ने। यहाँ पे देखेंगे आप तो, सॉरी, एक छोटी सी रेहड़ी, मतलब वही जो ठेला होता है, वहां से स्टार्ट किया था। और लोग कहेंगे कि टिक्की का काम भी क्या कोई काम है, लेकिन टिक्की के काम से वो लाखों का उनका काम है, बिजनेस है महीने का। तो लाखों का बिजनेस करने के लिए उनको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी के साथ उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी को प्लग कर दिया। तो अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो भी आप काम करते हैं, उसके साथ आपने उसको नया लुक दे दिया। नया लुक देके वो आज बिट्टू टिक्की वाला इतना फेमस हो गया कि आप लोग सब जानते हैं। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत बड़ा ही काम करना है, या धीरूभाई अंबानी की तरह बड़ी फैक्ट्री लगानी है, या जो टाटा है, बिरला है, उतना बड़ा पैसा चाहिए। जो भी, जहां भी आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसी के साथ इनोवेटिव आइडिया को लेके, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए जब कोई आप काम करेंगे, तो वो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। बात क्लियर हुई? यस सर। नेक्स्ट। यस सर। ये कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? Oh my God, that's too much. निराली, किसी ने इसके बारे में सुना है कि नहीं? ज्ञानी आइसक्रीम, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यस सर, सुना है। यस सर, सुना है। छोटे से एक पुराना, इन्होंने क्या किया, पुरानी मशीन लेके सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी 12,000 रुपए की, वहां से बिजनेस स्टार्ट किया था। और आज की तारीख में 50 से ज्यादा आउटलेट हैं दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, एचपी में एंड डिफरेंट प्लेस में। और रेवेन्यू कितना है? 1 करोड़ रुपए। केवल आइसक्रीम बेच के 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल प्रोडक्ट से आप नहीं चल सकते। कोई सिंगल प्रोडक्ट भी आपका है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आप अपना बिजनेस प्रॉपरली कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे साथ है अक्षय अग्रवाल का। अक्षय अग्रवाल जो थे, एक बेंगलोर में कॉलेज में पढ़ते थे। वहां दिक्कत क्या थी कि उनका कॉलेज जो था थोड़ा बाहर था। बाहर मींस जो सिटी थी, मेन सिटी से बाहर था। और सिटी के उनको बार बार जाना पड़ता था
बच्चों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए, प्रिंट आउट के लिए वहाँ और सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने अपने कॉलेज में ही मैनेजमेंट से बात करके एक छोटी सी जगह जो उनके हॉस्टल में खाली थी जीने के नीचे, वहां लेके उन्होंने एक केबिन बना के एक छोटा सा सॉफ्टवेयर वगैरह का और ये प्रिंटिंग का सॉल्यूशन का पूरा प्रोवाइड करने का बिजनेस स्टार्ट किया। जहां फोटो स्टेट करते थे, जहां वो बाइंडिंग कराते थे, जहां वो प्रिंट आउट देते थे, जहां वो इस तरह की सुविधाएं जो नहीं थी वहां पे, वो कर करके ही उन्होंने वहां पे अपने ही साथियों की समस्या का समाधान करते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज की तारीख में वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में है और उनका 26 साल की उम्र है और कितना बिजनेस है, 5 करोड़ का टर्नओवर है और 20 एम्प्लॉय हैं, यानी एक एम्प्लॉय से वो 2.5 करोड़ रुपया का टर्नओवर निकालते हैं। तो छोटे से बिजनेस के साथ ही ऐसा करते करते वो आज इतने बड़े हो गए। उन्होंने अपने ही कॉलेज की, अपने ही स्टूडेंट की, अपने साथियों की समस्या का समाधान करते हुए उस समस्या को एक इनोवेटिव सॉल्यूशन देते हुए आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं कि आपको अगर कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए इंतजार करना है कि पहले मैं पढ़ाई पूरी कर लूं या पहले मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दूं। छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी आदमी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। ये एक एग्जाम्पल अक्षय अग्रवाल जी का है। मैक्स मोबाइल कितने लोगों ने यूज किया है? जी सर, किया है ना? सारे लोगों मैक्स मोबाइल के जो मालिक थे अजय अग्रवाल जी, आज से करीब 8 साल पहले मार्केट में क्या दिक्कत थी कि जो मोबाइल पुराना हो जाता था उसकी बैटरी नहीं मिलती थी। 8 साल पहले जो लोग मोबाइल रखते होंगे, 8-10 साल पहले, उनके साथ दिक्कत थी कि कंपनी क्या करती थी, जो मार्केट में मॉडल नहीं होता था उसका क्या है, बैटरी नहीं बनाती थी। अजय जी ने इस समस्या का समाधान दिया। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या, मैं सारे कंपनी के मोबाइल के सारे बैटरी बनाऊंगा और केवल बैटरी बनाऊंगा। तो मैक्स जब मार्केट में एंटर हुए तो मैक्स का केवल एक काम था, बैटरी। चाहे नोकिया के लिए, चाहे सैमसंग के लिए, चाहे एलजी के लिए, जो भी उसमें मार्केट में अवेलेबल थे, सबके लिए वो केवल बैटरी बनाता था और 10 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया था 25 साल की उम्र में। और पहले साल का टर्नओवर उनका कितना था, 15 लाख रुपए। आज की तारीख में मैक्स मोबाइल आप लोग बताए ना यूज करते हैं, 600 करोड़ का टर्नओवर है, 550 इनके एम्प्लॉय हैं और मोबाइल बैटरी और मोबाइल फोन में अभी भी डील करते हैं। तो एक प्रोडक्ट केवल मोबाइल बैटरी, क्योंकि मार्केट में नहीं थी, तो उस समस्या का इनोवेटिव सॉल्यूशन देके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो कोई भी एक समस्या जिसका इनोवेटिव सॉल्यूशन आप दे पाओ, वो देके अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए तो आपका बिजनेस चलने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी आपका बिजनेस करने जा रहे हो, आप उस बिजनेस में जो कस्टमर है, आपका टारगेट कस्टमर, उसकी प्रॉब्लम को आपने किस रूप में सॉल्व किया है। अगर आपने उसको 100% सॉल्व कर दिया तो आपका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगा, किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो मैक्स का एडवर्टाइज आता है, आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले मैक्स का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, सिर्फ लोग जाके बोलते थे बैटरी, बैटरी मतलब मैक्स, 2 चीज थी वहां। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं आपको। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग आज की तारीख में पैसा देने को तैयार हैं, ऐसा है क्या? जी सर, सबसे ज्यादा अगर किसी को गवर्नमेंट टीचर की जॉब लगवानी हो, अगर मैं बोलूं कि भैया गवर्नमेंट टीचर जॉब लग जाएगी, तुम 5 लाख रुपए दे दो, तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। यस सर, है ना? भारती मैडम दिल्ली के ही स्कूल में गवर्नमेंट टीचर थी, लेकिन उनका एक पैशन था, खुद भी अपने आप को मेंटेन रखना और दूसरों को मेंटेन करना। तो उन्होंने अपने ही पैशन को अपना शौक बनाया, अपने ही पैशन को अपना बिजनेस बनाया और अपने ही घर के ड्राइंग रूम से ब्यूटी पार्लर की स्टार्ट किया। दिल्ली में इनके 8 से ज्यादा क्लिनिक हैं, भारती तनेजा एल्पस कॉस्मेटिक क्लिनिक के नाम से है। और वहां आप, अभी तो लॉकडाउन थोड़ा चल रहा है, अदरवाइज वहां वेटिंग होती है 8 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, उसके पहले आपको नंबर ही नहीं लगेगा। तो कॉर्पोरेट ऑफिस का नेहरू प्लेस जैसी जगह में है और टर्नओवर है 16 करोड़ रुपए। 8 क्लिनिक, 16 करोड़ रुपए। एक क्लिनिक से कितना हुआ? 2 करोड़ रुपए एक क्लिनिक से कमा रहे हैं। यस सर।
कितना खर्चा कर लेंगे? मान लिया आपने बहुत बढ़िया स्टाफ रखा है, तो आपने अगर एक क्लिनिक पे मैक्सिमम 50 लाख 70 लाख भी खर्च कर दिया, तब भी आपका लाख सवा लाख रुपए, सवा करोड़ रुपए बच रहा है कि नहीं? आपका एक क्लिनिक से 2 करोड़ रुपए आ रहा है, कितना आप खर्चा कर सकते हो एक क्लिनिक में? लगभग 50 लाख। 50 लाख, मैं बोला हूँ 70 लाख खर्च कर दो, फिर भी आपका 1 करोड़ 30 लाख रुपए एक क्लिनिक से बच रहा है ना बिजनेस? लोगों की रिक्वायरमेंट थी, अपना शौक था, अपने शौक को ही पैशन और बिजनेस कन्वर्ट करके और इतना आगे बढ़ गई। और जिस नौकरी के लोग परेशान होते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, उस नौकरी को छोड़कर उन्होंने अपने बिजनेस में एंटर किया। तो अपने ही शौक को, अपने ही पैशन को, अपने ही जो एबिलिटी है, जो क्रिएटिविटी है, जो आपका स्किल है, उसको भी अगर आप अपना बना लें तो वो भी बिजनेस का एक रूप बन सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है रिचा मैडम का। रिचा मैडम बीटेक कर रही थी और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रही थी, बिट्स पिलानी से। कोई दिक्कत नहीं थी उनको कि जॉब की दिक्कत हो, लेकिन उन्होंने अपनी ही समस्या का समाधान करते हुए और अपनी कंपनी जीवामे करके लॉन्च की। जीवामे का आज की तारीख में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, बहुत सारे उनके खुद की फैक्ट्रीज हैं। और स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, उस यूनिट से अपने ब्रांड का बनवाते थे प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक ऑनलाइन सप्लाई करते थे। तो अपनी ही एक जो प्रॉब्लम थी, लेडीज लोगों को दिक्कत होती थी जाने में, वहां खरीदारी करने में, उसके लिए उन्होंने एक ही सेगमेंट बनाया कि लेडीज लोगों के लिए मैं एक जीवामे ब्रांड लॉन्च करूंगी। और उसी ब्रांड के साथ उन्होंने आज 5 लाख से भी ज्यादा उनके कस्टमर हैं और करीब 50 से ज्यादा उनका आउटलेट्स है और जगह जगह उन्होंने ऑनलाइन भी पोर्टल का चल रहा है। ये मैडम है मिन्नत जी, मिन्नत लालपुरिया। ISB हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है MBA का, उस इंस्टीट्यूट से ये MBA कर रही थी। तो वहां से इनको आइडिया आया कि ऐसा क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए जो लोगों को जो मैरिज की प्रॉब्लम है, उस मैरिज की प्रॉब्लम में वेडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो आपके शादी अरेंज करने की, एंगेजमेंट से लेके और शादी के एंड तक सारे मैनेजमेंट ये करती हैं। 7vachan.com एक साइट है इनकी, उस साइट के थ्रू ये लोग पूरा वेडिंग मैनेजमेंट करते हैं। और 150 वेडिंग इन्होंने किए पहले साल में। प्लान का बढ़ता रहता है लगातार, और सब बड़ी बड़ी शादियां करती हैं, 50 लाख वाली, 60 लाख वाली, 70 लाख वाली, 80 लाख वाली। तो बड़े बड़े में अगर 10-20% ही प्रॉफिट देखा जाए तो आराम से इनका प्रॉफिट करोड़ रुपए का साल का होता है। नेक्स्ट आपके देखिए ये अजीता शाह। अजीता शाह जी जो हैं, फ्रंटियर मार्केट्स एक सोलर सॉल्यूशन उन्होंने लॉन्च किया और केवल 3 प्रोडक्ट में डील करती हैं। पहला प्रोडक्ट इनका है सोलर की टॉर्च, दूसरा प्रोडक्ट है सोलर के लैंप और तीसरा प्रोडक्ट है सोलर की लाइट। 3 प्रोडक्ट हैं और 1 करोड़ प्रोडक्ट इन्होंने बेचे हैं। 1 करोड़ प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट पे अगर 10 रुपए मार्जिन भी करोगे आप तो कितना हो गया? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए केवल छोटे छोटे प्रोडक्ट बेच के, जैसे सोलर की टॉर्च हैं, सोलर के लैंप हैं, सोलर की लाइट्स हैं। तो छोटा छोटा बिजनेस और 3 प्रोडक्ट के माध्यम से भी उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए साल की कमा का एक छोटा सा प्लान रखा है। तो छोटे प्रोडक्ट के साथ भी आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये आपको बहुत पूरी प्रोडक्ट की चेन लॉन्च करनी है। प्रोडक्ट की चेन लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है आपके कस्टमर की, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए भी आप अपना छोटा सा बिजनेस से बड़ा काम कर सकते हैं। सबवे तो आपने देखा ही होगा। अच्छा, एक मैं आपको टास्क देता हूं अभी 5 मिनट के लिए। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। यस सर। आप लोगों के पास पेन और कागज है ना? पेन और कागज रखा है? आप लोग
मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप 5 मिनट में मुझे एक बिजनेस का प्लान बना के बताओ। 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, अभी 11:50 हो रहे हैं, 11:55 पे आप मुझे प्लान बताएंगे, ठीक है? एक बिजनेस का प्लान कि आप क्या कर सकते हैं। अभी तक मैंने आप 50 प्लान के बारे में बता दिया। एक बिजनेस का प्लान है, आप जो कर सकते हैं वो मुझे आप अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताइए, आपस में बिना शोर किए अपने अपने जगह बैठे हुए बताइए, ठीक है? क्लियर? हेलो जी सर। हाँ, बनाइए एक प्लान, जी ठीक है? सर, जी सर। यस सर। मैं आपके बाद मैं वेट करता हूँ आपको, ठीक है? 5 मिनट बाद मैं आपके साथ आता हूँ। The mic में हो गया सर। हाँ, बताइए किस किसने तैयार किया, वन बाय वन बताओ। पहले सर डांस क्लासेस उसमें पहले पूरी तरह से डांस अपना कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद 2-2 4-4 करके दूसरों को दो, उसके बाद एकेडमी का फिर एक एकेडमी खोल दो।
उसके बाद एकेडमी में जैसे मतलब पहले नॉर्मल फी रख के जैसे वहाँ के वातावरण में हो मतलब वहाँ के लोग दे पाए। अफोर्डेबिलिटी हो ना। यस सर। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको फिर आगे करना, उसके बाद फी सबको बढ़ाते हुए फिर जैसे बच्चे बढ़े लोग बढ़े उसके अकॉर्डिंग फी भी सब कुछ देखते हुए फर्स्ट प्लानिंग सेकंड प्लानिंग सर पार्लर वाला था। जो पार्लर वाला अभी फिलहाल हमारे बिहार में छठ पूजा है, जो मैं अभी फ्री में बिना पैसे का हेल्प कर देती हूँ सबको जो बोलता है, लेकिन पूरी परफेक्ट नहीं। ओके, तो आपका है कि आप डांस एकेडमी एक अपना बनाएंगे, ठीक है। किसी और का भी है कुछ? जी सर। सत्यम बोलो। हम्म। आप कौन से कोर्स में हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स? यस सर, यस सर। इस समय पैंडेमिक चल रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है सबको, और इस समय ये रहता है कि कोई दवाई नहीं है, कोई अभी वैक्सीन नहीं है, तो योगा बहुत अच्छा योगा के फील्ड में काफी अच्छा काम हो सकता है। इससे हेल्थ प्रॉब्लम रिलीज हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम। और योगा में इतना ज्यादा मनी की भी जरूरत नहीं है। आप स्किल, आपके पास अगर स्किल है तो आप सिखा सकते हैं, फ्री में भी सिखा सकते हैं, और धीरे धीरे उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। फ्री कैंप लगा सकते हैं, चाइल्ड योगा कर सकते हैं, एडल्ट योगा कर सकते हैं। और पेंडेमिक के कारण बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो गया है, तो डिप्रेशन का भी सोल्यूशन योगा से हो सकता है। आप कैसे प्राणायाम के थ्रू अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे प्राणायाम इंक्रीज करिए, फिर उसके बाद आसन भी लगा कर आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आप आभा कौन से कोर्स में हो? सर बीएड में हो, तो योग के बारे में कैसे आप जानते हो? सर योग के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, योग का इंस्टीट्यूट है इन लोगों का, और देव संस्कृति में भी योग का काफी ज्यादा काम होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा आइडिया है योग का। तो योग का अगर आप देखो तो योग में जो वेलनेस के ऊपर इसमें काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में,
वेलनेस से ज्यादा पैसा किसी काम में नहीं है और फ्यूचर में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जो योगा और वेलनेस के साथ आगे बढ़ेंगे उसमें भी बहुत अधिक प्रॉफिट होने का और स्टेबिलिटी के चांसेस हैं। आपके भी बहुत सारे सीनियर्स लोगों ने इंडिया से लेके ताइवान, जापान और सिंगापुर कहाँ में अपने अपने योग के रूप में देव संस्कृति का नाम ऊंचा कर रहे हैं। चाइना में है, बहुत जगह है। यस सर। अच्छा कॉन्सेप्ट है। और किसी के पास कॉन्सेप्ट है? सर एक आइडिया है सर। अभी योग की बात की हम लोगों ने, उसी तरीके से सर योग के साथ साथ लोग आजकल ऑर्गेनिक चीजों के इस्तेमाल के लिए भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और रिसेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वोकल फॉर लोकल, उसी को ध्यान में रखते हुए इस विजन के साथ कि हम लोकल और नेचुरल प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर के आएंगे और साथ में प्रॉफिट भी गेन करेंगे। मेरा ये एक प्लान रहा है कि अगर हम बी कीपिंग को अगर इम्पोर्टेंस दें, और उसके लिए बी कीपिंग का पूरा सेटअप बहुत महंगा सेटअप नहीं होता है, लोकल लोगों को उसमें हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो उससे हनी भी बना सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक हनी होगी। उसका जो वैक्स निकलता है उससे ऑर्गेनिक वैक्स में मेड कैंडल्स बना सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज अलग अलग सेंटेड कैंडल्स हो सकती हैं। साथ में हम जो भी थोड़ी बहुत फ्लावर्स तो वहाँ लगाएंगे ही, उसमें से हम रोज वाटर बनाने का भी साथ में कर सकते हैं। रोज फेस पैक बना सकते हैं। सेंटेड धूप स्टिक्स बनाने के लिए भी हम साथ में एक छोटा अरेंजमेंट कर सकते हैं। धूप अगरबत्तीज बनाने के लिए भी कर सकते हैं। और इसको हम सेल कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ऑनलाइन का ही समय है। तो हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल जितनी भी साइट्स हैं उस पे हम इसको सेल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर जो गांव में, क्योंकि मैं विलेज एरिया से हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे और लोग भी हैं जो मिल जाएंगे काम के लिए, तो चीप लेबर भी हमारे पास होगा। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके, और जिस तरफ क्योंकि अब लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, इस अवेयरनेस का इस्तेमाल करके और इस नीड का इस्तेमाल करके हम इस प्लान को कर सकते हैं। वेल, श्रद्धांजलि त्रिपाठी जी सर। आप कौन से कोर्स में हैं? सर मैं भी बीएड में हूँ। ओके, तो आपने जो प्लान बताया है, इस प्लान का एक आउटलाइन बना के आप ज्वलन सर को सबमिट कर सकते हो क्या? हाँ सर, व्हाई नॉट सर। मैं ये अपने यहाँ खुद शुरू करने का बहुत समय से सोच रही हूँ। और एक स्मॉल एरिया है मेरे पास जो कंस्ट्रक्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, शेड्स वेड्स डलवा रहे हैं। कहाँ पे? तो हो सकता है कौन सा सर? मैं देवरिया जिले से हूँ। तो हो सकता है कि कुछ 1-2 साल में मैं इस चीज को करते हुए दिखूंगी। ओके। हाँ, देवरिया गोरखपुर। यहाँ पे जो अपने टीसी शर्मा जी हैं ग्राम प्रबंधन के। जी सर। उनको भी बी कीपिंग का अच्छा नॉलेज है। ओह थैंक यू सर। एंड उनसे मिल लेना आप। बी कीपिंग के एक डीपी सिंह जी भी हैं। जी सर। डीपी सिंह जी शायद नेशनल बी बोर्ड में थे पहले। जी जी। तो इन लोगों से मिलके आपको ज्यादा गाइडलाइन मिल जाएगी। और अगर आपका इस तरह का करने का कुछ मन है, तो ये बेसिकली संस्कृति सेंटर ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आप लोगों को, जो भी लोग हमारे देव संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं, छात्राएं हैं, एलुमनाई हैं, उन सबको किसी ना किसी रूप में एक मार्गदर्शन देकर, सहयोग देकर और उनको पूरा एक रोड मैप बनाकर उद्यमिता के रास्ते पे ले जाने का उद्देश्य ही हमारा मुख्यतः है। तो जिन लोगों के पास बढ़िया आइडियाज हैं, वो कुछ लोग अपने आइडियाज व्हाइट पेपर पे लिख के ज्वलन सर को सबमिट कर दें, थोड़ा रिफाइन करके उसको। तो जब भी इस तरह की उस पर विचार किया जाएगा कि उसमें किस तरह से आपकी मदद की जा सकती है। ठीक है श्रद्धांजलि? Sure, sir. Next, anyone? Sir, I have 2 ideas. Okay, Janji. So first one is like as आजकल ना health issues बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. Like every second person is a patient of hypertension, like including my father. He's a hypertension patient and sugar problems, diabetics बहुत सब आजकल सबको हो रहा है. And most of the people they relied upon medicines like जैसे English medicines तो होती है, medications होती हैं. So they do help, पर लेकिन इनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है बॉडी के ऊपर. डिजनेस होती है और फिर उसके बाद देयर मेकिंग द बॉडी वीक इंटरनली समहाउ. लाइक अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हो कॉन्टिन्यूसली रोज, तो फिर अगर आपको वो बीपी पे हेल्प कर रही है, पर लेकिन आपके बाकी ऑर्गन्स को वो डीमेरिट भी कर रही है, मतलब
धीरे धीरे आपकी बॉडी जो हो रही है वो वीक होते जा रही है. सो आई थिंक वी शुड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स promoting our herbal medicines that we use in the ancient times. Okay. Like even in our Veds and all the Upanishads, बहुत सारी जगह पे herbal medicines का बहुत अच्छा use लिखा हुआ है. Even in the foreign countries, I've seen like most of the big colleges, like the really good ones, they do. मैंने पढ़ा भी था कि हम लोग के books थे, वो लोग अपने language में translate करके उसके ऊपर research perform करते हैं. So if before any other country does it, we should start it ourselves. कि हम अपने उपनिषद, अपने ancient text को फिर से उसको जाने, उसमें से जितना भी ये सब डेटा है उसको रिफाइन करें और उसमें से जो यूज हो सकता है हम नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें उन सब चीजों को लेके, फिर उसके बाद इसको एक सेटअप दें. लाइक सर ये बहुत ज्यादा महंगा होगा, इट विल बी चीपर. और फिर जैसे हर एक एरिया में लोग बीमार पड़ते हैं, गाँव में भी पड़ते हैं, शहर में भी पड़ते हैं, तो वो अफोर्डेबल रेंज में होगी कि हर एक इंसान उसको अफोर्ड कर पाए. तो उसकी वजह से हम उससे फिर एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लाइक इवन अगर प्रॉफिट हुआ तो पुअर लोगों को हम फ्री में भी दे पाएंगे वो मेडिसिन. सो ओवरऑल इट विल लीड टू अ गुड डेवलपमेंट इन हेल्थ. इंडिया बहुत ज्यादा बैकवर्ड इसीलिए है बिकॉज हेल्थ का कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लोगों की. हेल्थ अच्छा होगा तभी हम बेटर अपना परफॉर्म कर पाएंगे अपने करियर पे. तो इट विल आल्सो लीड अपना उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे कंट्री को मोर सक्सेसफुल होने में. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद हेल्थ. So we can also start a business and a good idea like online betting portal भी हम उसका खोल सकते हैं. अब तो इसका कोई प्लान बना सकते हो आप ब्लैक एंड व्हाइट पेपर? यस सर. ये प्लान बना के एक बार ज्वलन जी को सबमिट कर देना. यस सर. ठीक है. यस सर. अच्छा प्लान है, इसको थोड़ा और डीपली करके बना के ना प्रॉपर्ली. यस सर. फिर आप सबमिट कर देना, फिर उस पे जो भी आपकी यथासंभव सहायता होगी वो की जाएगी. ओके सर. थैंक यू. थैंक यू. नेक्स्ट. सर जी सर श्रद्धा बोल रही हूँ. हाँ श्रद्धा बोलो. जी सर, मैं हिल से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से. तो सर वहाँ की नीड को देखते हुए, तो मुझे लगता है एनवायरनमेंट को देखते हुए, तो सर मैं एक ऑर्चार्ड या फिर प्लांट नर्सरी कॉल्ड सर एक मतलब एरिया डेवलप करना चाहती हूँ वहाँ के लोकल लोगों को मतलब लेके, और ऐसे प्लांट ऐसे ऑर्चार्ड मतलब उसमें लगाए जाएं, जैसे एप्पल हो गया, प्लम हो गया, जो वहाँ पे लोकल मतलब होता है, जो अडेप्टेबिलिटी है वहाँ की लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, उनको डेवलप करा जाए. और उनके जैम्स हो गए, मुरब्बाज हो गए, चटनीज हो गई, तो मल्टीपल प्रोडक्ट सर उनसे बना के सर सेल करे जा सकते हैं वहाँ की लोकल महिलाओं को लेके. आपका उत्तराखंड के किस पार्ट में है? सर मैं बेसिकली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. हेलो. हाँ जी सर, बेसिकली मैं सर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. और हमारे यहाँ कौन से कोर्स में हो डीएसडीवी में? सर बीएड में. बीएड में. वेरी गुड. जी, तो सर अच्छा ग्रीन टी वगैरह और ये सब हिल्स में, सर ये सब हिल्स की क्रॉप है. ग्रीन टी सब वो मैं बना सकती हूँ एक ऑर्चार्ड को ही मेंटेन करके थोड़े एरिया में. तो सर ये सब चीजें और मेडिसिनल प्लांट्स भी लगा के उनको भी बना सकती हूँ, उनको भी सेल कर सकती हूँ. ऑर्नामेंटल प्लांट्स की सर ये कोरोना काल में सर नीड और बढ़ गई है, क्योंकि लोग इतने सर खाली हैं घर में बैठ के, तो उनको चाहिए कि प्लांट्स में अपना टाइम बिताएं, उनको पानी दें या फिर वो डेकोरेशन करें. तो सर वो भी एक मतलब वही एक एरिया का मेरा काम कर सकता है. बहुत और अच्छा. जैसे जी सर, इसमें श्रद्धा एक चीज और मैं इनपुट देना चाहूंगा. अभी मैं कहीं रिसर्च में गया था किसी के साथ, तो वहां पे उन लोगों ने स्टीविया जो पौधा है ना, स्टीविया सर स्वीटनर कहते हैं सर, नेचुरल स्वीटनर, जो ये डायबिटीज पेशेंट भी यूज कर सकते हैं. स्टीविया की उन्होंने पूरी रेंज प्रोवाइड की है. स्टीविया के रसगुल्ले, स्टीविया की मिठाई, स्टीविया के पौधे, स्टीविया की पत्तियां, और स्टीविया का मतलब पूरा बिजनेस स्टीविया के ऊपर बेस्ड है. तो अगर आपके यहाँ मौसम सुटेबल हो तो ये भी आप इसका भी ऐड कर सकते हैं इसमें. जी सर, मुक्तेश्वर में सर एक नीरी इंस्टीट्यूट है सर, वो बनाते हैं उस पे सर स्टीविया, वहाँ पे वो मतलब उसका स्वीटनर देते हैं सर, वो ऑलरेडी सेल करते हैं. ऑलराइट. तो ये भी अच्छा आइडिया है. ये भी आप प्रपोजल एक बार बना के देना सर को, ज्वलन सर को, है ना. जी. उनको मेल आईडी ले लेना, जैसे भी आप सुविधा समझें वैसे. ठीक है ना.
जी सर। एनीवन? सर हाँ मैं बताओ। सर मेरा नाम अम्बेडकर है और मैं हाँ, हाँ। बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी 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 जी। सर पहले था श्वेत क्रांति, उसके बाद आई हरित क्रांति, लेकिन अब है क्या तो डिजिटल क्रांति। ये भी आप अच्छे से जानते हो और भी सारे लोग जानते हैं। जिस तरह से डिजिटल मार्केट अभी आगे की तरफ क्रॉस कर रहा है ना, मैं ऑलरेडी 2014 से शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हूँ और वहां से मैंने काफी सारा अर्निंग भी करा है। मेरी एज भी नहीं थी जितनी मेरे गार्जियन को एक्सपेक्ट नहीं था उससे, मतलब कि जितना वो अपने उम्र भर में नहीं इकट्ठे कर पाए थे, कलेक्शन कर पाए थे, मैंने उनको 2 से 3 साल में करके दिखा दिया। तो वो मेरे को बोले कि हाँ बेटा तू कुछ भी कर सकता है, मतलब एक घर से सपोर्ट बन गया। तो मेरा ये मानना है कि डिजिटल क्रांति में मैंने सोचा कि जिस तरह शेयर प्रोडक्ट में जो बड़े बड़े जैसे रिलायंस का हो गया, रिलायंस का शेयर्स, वैसे ही मेरा एक खुद का शेयर्स मैं अपना लॉन्च करने का एक व्यू लिया हूँ। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक काफी सारे यूट्यूबर्स को प्रमोट करवाया था अपने प्रोडक्ट को, तो वहां पे मेरे मतलब उतना अच्छा हाइप नहीं क्रिएट हो पाया। वहां पे मैक्सिमम मेरे 10-15 लाख प्रोडक्ट सेल हुए, लेकिन उससे भी अच्छा अब की बार जो करने वाले हैं ना 2021-22 तक का मैंने जो सिनेरियो लेके चल रहा हूँ मैं, अब की मतलब कि ऑनलाइन मार्केट में ही अपना शेयर मार्केट में एक प्रोडक्ट लिस्ट कराऊंगा, खुद का प्रोडक्ट होगा मेरा वो, और वहां पे सेलिंग बाइंग होगा। वहां पे मेरे यूजर्स काफी जो सारा रहेंगे मेरे मार्केट से, उसको बाइंग सेलिंग करेंगे। ऑनलाइन मार्केट ही मेरे को करना है बस। नहीं, ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करोगे? हाँ सर, ऑनलाइन ट्रेडिंग। वहां पे जैसे ये होता है ना कि अब जैसे मैं देखा था इसके बारे में, मैंने काफी सारा रिसर्च किया। 2009 में मैंने बीटीसी को देखा, एक बिटकॉइन जो होता है ना सर, आपने नाम सुना है सर बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी? उसका वैल्यू सर सतोशी नाकामोतो ने 25 पैसे से लॉन्च अप करा था 2009 में, और आज उस एक सिक्के की वैल्यू सर आप देख लेना, नेट पे सर्च कर सकते हो, एक सिक्के की कीमत अप्रोक्स 15 लाख रुपए है बिटकॉइन की। एक सिक्के की कीमत मैंने उसको 14,000 रुपए से देख रहा हूँ। जब वो 2014 में मैंने देखा था, वो उस सिक्के का वैल्यू था कितना, 14 से 15,000 से मैं देखते अभी उसका वैल्यू चला गया 15 लाख। जितना मतलब इतना है फिर से डिजिटल क्रांति आगे बढ़ रहा है ना, इतना क्रेज बढ़ रहा है ना डिजिटल क्रांति का। सारे लोग मार्केट का एक होता है ना सर सिनेरियो, माइंड सेटअप, उसको लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी औकात क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है। बस इसको जो पहचानेगा ना सर, वो ही कुछ कर पाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने ये अपना प्लान मतलब काफी पहले से डिजाइन करके रखा है। अपने पास अगर फंड कलेक्शन अच्छा से हो जाता है, काफी, मैंने तो अपने घर से 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब जो भी है बस मैंने 4-5 हजार रुपए से मार्केट स्टार्ट किया था और मैंने काफी कलेक्शन किए, और आई होप दैट कि अगले 2 से 3 सालों में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और वहां पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अभी तो मैंने लॉन्च किया था लेकिन वहां पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, 10 से 15 लाख का ही मार्केटिंग हो पाया, लेकिन उसके बाद से तुरंत मेरा वो प्रोडक्ट डिलीट भी हो गया एक्सचेंज पर से। लेकिन अब की बार थोड़ा सा जेन्युइनली आएंगे लोग, स्कैमिंग वगैरह ये सब नहीं, मतलब कि सारी चीजें, वो लोगों के मन में ये होता है ना कि स्कैम प्रोडक्ट बहुत सारे आजकल आ रहे हैं, तो वो लोगों के माइंड से हमारा यही होगा कि हमारा विजन कि हाँ भारत का भी एक मतलब काफी ज्यादा क्रेज बढ़ाएंगे हम लोग। हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ उसमें। हमारी 7-8 लोगों का टीम है। अकाउंट मतलब कि जैसे होता है ना अकाउंट डिपार्टमेंट से लेकर के हर एवरी डिपार्टमेंट वहां पे वर्क कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एनीवन एल्स? नेक्स्ट शिवांगी, और किसी का आइडिया है कोई? मैं आगे चलूं? किसी का आइडिया देना है अभी? आई गेस चल सकते हैं सर। ठीक, तो अभी मैं आपको यहाँ से, हम लोग आइकिया का नाम सुना किसी ने? ये मेरा स्लाइड दिखाई दे रहा है आपको? जी दिख रहा है सर। आइकिया के जो फाउंडर थे 1943 में, इन्होंने 17 ईयर की एज में अपना एक स्टार्ट किया था। आइकिया बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कोलैप्सेबल फर्नीचर बनाती है। अब ये कोलैप्सेबल फर्नीचर क्या होता है? जो फोल्ड हो जाए, फोल्ड होने वाला, जो कोलैप्स हो जाए, उस तरह के फर्नीचर कोलैप्सेबल फर्नीचर बोलते हैं। आइडिया कैसे आया? आइडिया आया ऐसे कि उनके एक दोस्त ने घर को शिफ्ट करना था। जिस नए घर में शिफ्ट करना था उस घर के हिसाब से पुराना फर्नीचर का साइज बड़ा था। नतीजा क्या हुआ कि फर्नीचर को उन्होंने काटना पड़ा।
बहुत दुख हुआ, अपना फर्नीचर था। वहीं से आइडिया है कि हम ऐसा फर्नीचर बनाएंगे जो फर्नीचर कोलैप्स हो जाएगा, और वो छोटे छोटे आइटम बना के आज की तारीख में 38 कंट्री में इनके 332 स्टोर हैं और 27 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस है और 12,000 प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो छोटे छोटे आइडिया से भी एक कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है, ये हमारा उद्देश्य बताने का था। इसके बाद आपके सामने एग्जाम्पल जो छोटा सा है, जो डिजिटल की बात कर रहे थे, फेसबुक का है। सबके सामने फेसबुक का एग्जाम्पल है। फेसबुक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपसे कुछ पैसा लेता नहीं है, फिर कमाता कैसे है? कोई बताएगा फेसबुक कैसे कमाता है? एडवर्टाइजमेंट से सर। हाँ, कैसे? सर वहाँ पे उसके काफी सारे यूजर्स है, वो भी एक भी कुछ सी भी पोस्ट को डालता है, उसके मिलियनर्स और बिलियनर्स लोग देखते हैं उसको, उससे एडवर्टाइजमेंट होता है प्रोडक्ट से, और उस प्रोडक्ट से वो पेमेंट लेता है उसके ओनर से। ओके, बस ऐसे ही कमाता है। और भी जो और कैसे? प्लस जो डाटा लोग यूज करते हैं उससे भी अर्निंग करता है। और भी काफी सोर्सेज है जो हमको पता नहीं है, लेकिन जहां तक जिस हद तक पता है कि एडवर्टाइजमेंट से बहुत मोटा सर, जितने नंबर ऑफ व्यूज होते हैं किसी पोस्ट के ऊपर, उसके लिए भी उसको पैसे मिलते हैं। जी जी। और इसके अलावा जो आपका डाटा है, डेमोग्राफिक डाटा है, आप कहाँ से हैं, किस एज ग्रुप के हैं, क्या किस समय कौन सा एडवर्टाइज को लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, उसके आधार पे, उस डाटा के बेस पे जो मार्केटिंग कंपनी है, मार्केटिंग रिसर्च कंपनी, उस डाटा बेस के बेस पे अपने एडवर्टाइजमेंट को, अपनी मार्केटिंग प्लान को बनाती है कि इस एरिया में इस तरह के प्रोडक्ट को देखा गया, खोजा गया, तो उसके अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग प्लान बनाती हैं और उसी के हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करती हैं। तो वहां से भी फेसबुक को फायदा होता है। हाँ बोलिए सर, एक चीज है दैट ये जो फेसबुक का डेटा है और ये जो सारे वो रिसर्च कंपनीज को शेयर करता है, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है कि क्या एथिकल राइट्स हैं फेसबुक के पास कि वो लोगों का कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो शेयर कर रहा है फॉर मेकिंग मनी। देखिए वो क्या करता है कि वो इतना ही डाटा देता है कि एनसीआर के इलाके में 20 साल से 40 साल की उम्र के लोगों ने इस तरह के प्रोडक्ट को इस सीजन में सर्च किया। तो इस तरह की चीजें हैं जो ये लोग भी छुपा छुपा के करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। और ऐसा ही एक एग्जांपल आपके सामने और है जिसका नाम है वर्डप्रेस। आप में से कितने लोगों का मन है कि उनकी वेबसाइट हो? कभी आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जी सर बिल्कुल। मेरा बहुत ज्यादा मन, मेरा तो रनिंग भी करता है सर। हाँ, कैसे, कौन से मोड किस पे करते हो? मेरा भी I wish to have some blogs or something like that. Like I write my own content and then I publish it. WordPress without any fees, without any charge आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसकी बस यही शर्त होती है कि जो साइड में जगह होती है वहां पे वो अपने ऐड चलाता है। दुनिया भर की बहुत अधिकतर साइडें इसी को बेस लेके चल रही हैं आजकल। वर्डप्रेस सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो वर्डप्रेस के माध्यम से आप सीख सकते हो। और इसके जो ओनर हैं उन्होंने केवल 90 साल की एज में इसको स्टार्ट किया था। 3 की एज से लेके आज 30 मिलियन का कारोबार है और केवल एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं, अपने यूजर से कोई पैसा नहीं लेते। तो इस तरह का बिजनेस जिसमें दूसरे को फायदा पहुंचा के अपना फायदा किया जाए, ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का तरीका है। ये एक छोटा सा बच्चे का फोटो आप देख रहे होंगे। छोटे से बच्चे का नाम फोर्ब्स 10 की लिस्ट में आया था। क्यों आया था? क्योंकि इस छोटे से बच्चे को जो पेंसिल हम लोग यूज करते थे, ब्लैक पेंसिल जिसको बोलते हैं, वो पेंसिल इसको पसंद नहीं थी। क्या कहा कि मुझे इस पेंसिल में कुछ इनोवेटिव है। मैं इनोवेटिव आइडिया के साथ कर करके ही इसने कलरफुल टेपर लगाए और बग की शेप में, और वो बग वाली पेंसिल जो 2 रुपए की थी वो 5-5 और 10-10 रुपए की मार्केट में मिलती है। तो इस तरह एक छोटे से प्रोडक्ट को ही उसने आगे बढ़ा के फोर्ब्स 10 की लिस्ट में अपना नाम ले आया। और केवल कितनी एज है? 12 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत की थी। तो छोटे से प्रोडक्ट से भी आदमी आगे बढ़ सकता है। ये एक एग्जाम्पल बताना था आपको। इसके बाद आपका आता है सुपर जैम। सुपर जैम का नाम जो विदेश में लोग रहते हैं उन्होंने सुना होगा। केवल इसका एक प्रोडक्ट है, केवल जैम बनाता है और 5 लाख जार पर ये बनाता है। ना 5 लाख से कम बनाता ना ज्यादा बनाता। एक सिंगल प्रोडक्ट लेके और फिर भी ये अपना
एक जार के ऊपर 10 रुपए भी कमाएगा तो कितना आपको इनकम हो, सोचिए आप लोग। एक सिंगल प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करते हुए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करते हुए भी अपना बिजनेस किया जा सकता है। ये इसका उद्देश्य था बताने का। इसके अलावा अब इनोवेटिव आइडिया कैसे आते हैं? आप में से सब लोगों को कोई ऐसा नहीं है जिसको इनोवेटिव आइडिया ना आता हो। दिन में अनेकों बार हमको इनोवेटिव आइडिया आते हैं। ये अलग बात है कि उनको कई बार हम ग्रैब नहीं कर पाते। तो जो भी आपके दिमाग में आइडिया आए, कभी जैसे अभी हम बच्चों से बात कर रहे थे, बच्चों के माइंड में आइडियाज आए, आइडिया थे, हमने उनको 5 मिनट का मौका दिया, उन्होंने उसको आगे किया, और आइडिया आते रहेंगे। इस तरह के आइडियाज को आप लोग लिख लिया कीजिए। जब भी आपको आइडिया आए उस समय लिख लिया, लिखने के जब समय मिला था उस पर आपने कार्रवाई करी। तो आइडिया हर किसी को आते हैं और दिन में अनेकों बार आते हैं। जो भी अच्छा आइडिया आए उस अच्छे आइडिया को नोट कर लीजिए, फिर उस अच्छे आइडिया के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाइए। क्योंकि जिंदगी में देखो बात क्या है कि कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपका नाम फेसबुक पे नहीं, कहाँ सर्च करें? गूगल पे। फेसबुक पे हम लोग सर्च करते हैं कि हम लोग जाएं तो भैया टाइम पास करें, तो ये लोग जो लोग, लेकिन गूगल पे जो सर्च होता है ऑथेंटिक कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल पे जाते हैं। इसलिए ऐसा काम कीजिए लाइफ में कि लोग आपका नाम फेसबुक पे सर्च करें, गूगल पे नहीं, गूगल पे सर्च करें, ठीक है। और एक छोटी चीज है कि जो भी डिफरेंस है जीत में और हार में, वो केवल सोच का है। आप किसी का भी एग्जाम्पल लो, अभी मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाऊंगा अगर चल पाएगी तो। उस वीडियो में यही बताया गया कि एक छोटे लेवल से आदमी बड़े लेवल तक कैसे पहुंचता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से कर पाएंगे। और स्वामी विवेकानंद भी ये बोले थे कि टेक द रिस्क इन योर लाइफ। अगर आप जीत गए तो आप विजेता है, और अगर आप हार गए तो आप सीखोगे कुछ। तो इसलिए कभी भी रिस्क लेने से पीछे मत हटो। और हमेशा इंपोर्टेंट ये इस बात की, लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास साधन कम है। साधन कम होना, अधिक होना, ये एक अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो भी साधन अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, उन रिसोर्स का हम कितना यूज कर रहे हैं, उनका ही अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लें तो हम बहुत ज्यादा लोगों की श्रेणी में, जो लोग सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि समय समय पे अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इनका आप एनालिसिस करते रहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ उनको बढ़ाते रहिए, जो आपकी वीकनेस उनको कम कर दीजिए। जब आपकी वीकनेस कम हो जाएगी तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अपॉर्चुनिटी सॉरी, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है और थ्रेट्स जो है उससे ओवरकम होना है। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए। कोई बात मैं वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, इसके बाद वीडियो दिखा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है पता नहीं हो, बट सर इज राइट नाउ क्वारंटाइन। कोई बात कुछ दिनों पहले उनको डिटेक्ट हुआ है पॉजिटिव, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनके एंथुजियाज्म में कोई कमी नहीं है। एक वीडियो शेयर करता हूँ यहाँ पे। जी
वीडियो देखा आप लोगों ने? Yes, sir. कैसा लगा वीडियो? Inspiring and motivating as well. देखिए, लोगों ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, वेटर का काम करते हुए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का सर्विस करते हुए, और बहुत सारे लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में चीजों को आगे बढ़ाया है। तो हम लोग तो लकी इनफ, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आदरणीय जी, आदरणीय चिन्मय भैया जी, और सब लोगों का सद्भावनाएं, आशीर्वाद हमारे साथ है। संस्कृति सेंटर ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर जो ट्रेनिंग बना है, ये आप ही लोगों के लिए है। आप ही लोगों के आइडियाज को किस तरह कन्वर्ट किया जाए, किस तरह उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाए, उसके लिए पूरा ये डेडिकेटेड है। तो मेरा आह्वान आप सब लोगों से यही है कि किसी भी तरह की भावनाहीन भावना को दिल में ना रखें, अपने मन को उत्साह के साथ में, और ये मानते हुए कि हम उस गुरु के शिष्य हैं जो हमें हर रास्ते पे मार्गदर्शन देगा। हम जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, और वो जो भी करेंगे वो समाज के हित में लाभकारी होगा। ऐसा मान के, भगवान का नाम लेके, माता गायत्री का स्मरण करके आप शुरुआत कीजिए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो भी आप अच्छा सोचेंगे वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और आपके सबके रूप में बहुत अच्छा साबित होगा। और किसी रूप में हीन भावना होने की जरूरत नहीं है। आज भारत सरकार भी लोकल फॉर वोकल और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए आगे है। इतना बड़ा नेटवर्क आपके साथ में है। तो अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया आता है तो उस आइडिया को किल मत कीजिए, आइडिया को हमेशा लिख लीजिए, लिख के उस पर डिस्कस कीजिए अपने लोगों के साथ। कोई दिक्कत आती है तो आपके पास ज्वलन जी हैं और पूरी एडवाइजरी बोर्ड है, वहां पे समय समय पे इस तरह की वर्कशॉप होती रहेंगी। समय समय पे वहां पे लोगों का, वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा आपको, जो अब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो IIM अहमदाबाद से हों, IIM इंदौर से हों, IIT से हों। बहुत बड़ा मेंटर नेटवर्क आपके साथ है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़िए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं देव संस्कृति विद्यालय के समस्त परिवार को, आदरणीय ज्वलन जी को, चिन्मय भैया जी को, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ Get well soon, sir. थैंक यू वेरी मच। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद से मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा, फिर आप लोगों को भी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। बड़ी ही इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय निकालने के लिए और हमें कोर्स करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे डॉक्टर साहब गिनती वाले जो याद दीजिए दोनों आप म्यूट कर देंगे प्लीज। सो बहुत सारे बच्चे अब वेट भी कर रहे होंगे कैंपस वापस आने का। जो नए बच्चे हैं वो कैंपस में आने का इंतजार कर रहे होंगे। और रिसेंटली हमने हमारे सेंटर को भी इनॉग्रेट कर दिया है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी ही चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए और हम लोग यहीं पर आप को भी होस्ट कर सके और बच्चे भी यहाँ पर आके आपको मिल सके, इन पर्सन आपसे गाइडेंस ले सके। थैंक यू वेरी मच। फिर से संजय भैया। हाँ शिवांगी, जानवी, यस जानवी।
Sir, is it possible that we're called there and later on some classes might have to be conducted online because of the COVID? So right now we are not very sure about the regulations of the government. UGC has given us some guidelines and we are in the process of screening it. So once things will get finalized, you all will be updated. Okay, sir. Right. Okay. All right. Thank you, Dr. Sanjay ji. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. And thank you all the students for being here on time. And we are going to make this a recurring event. इस बार जैसे संजय सर आए थे, हम हर फोर्टनाइट पे, मतलब हर सेकंड सैटरडे पे ऐसा एक टॉक रखेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होगा, जो बिजनेस आइडिया से, इनोवेशन से रिलेटेड होगा, और बहुत सारे और एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पर आके आप सबसे संवाद करेंगे. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. आप स्किट की वेबसाइट मैंने चैट बॉक्स में भेज दी है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं एंड गो थ्रू इट. कोई क्वेरीज हो तो आप, मेरा नंबर मैंने इसमें पुट किया है, मैं फिर से एक बार यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मेरे नंबर पर, और मैं जो सेंटर है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. आपके जो भी आइडियाज थे, if there are any queries, please contact us. Thank you everyone. Thank you all the students. Take care of yourself, or